साथियों, आज सियापुरवा में 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में जन्म जयंती का समारोह रखा गया है। डॉक्टर अजय कुमार जी के द्वारा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला। ये अप्रैल का माह चल रहा है और अप्रैल का माह बहुत ही हम लोगों के लिए एक उत्साह वाला माह है। इसमें केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ही जयंती नहीं है, बल्कि 4 महापुरुषों की जन्म जयंती है, जिसमें 3 महापुरुष जो आते हैं वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अभी लेटेस्ट 8 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज का था, जिनको बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज कहा जाता है। 8 अप्रैल को उनकी जन्म जयंती थी। फिर 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की भी जयंती थी। आप लोग जानते होंगे, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले एक ऐसे शख्सियत थे जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपना गुरु माना। उन्होंने अपने जीवन में 1848 से लेकर के जब उनकी मृत्यु हुई तब 1800 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज खोले हम बहुजन मूल निवासी लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए। और जब उन्होंने शिक्षा का कार्य संभाला, उस समय उनको और उनकी पत्नी को, माता सावित्रीबाई फूले को, बहुत ही ज़्यादा समाज की प्रताड़ना झेलना पड़ा। उस समय उनको गोबर और कीचड़ मारा जाता था कि तुम इस शूद्रों को, अति शूद्रों को शिक्षा क्यों दे रहे हो, महिलाओं को शिक्षा क्यों दे रहे हो, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। तो उस समय कोई जमीन नहीं दे रहा था कि वो स्कूल खोल सके बच्ची को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। तो उस समय ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को एक उस्मान शेख नाम के व्यक्ति ने, जो मुस्लिम समाज से थे, उन्होंने दिया, कहा कि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं और इसके लिए हम आपको अपनी जमीन दे रहे हैं, इसमें आप अपना स्कूल खोलिए, पढ़ाइए। और इतना ही नहीं, हातिमा शेख को भी माता सावित्रीबाई फूले के साथ में लगाया। आज 14 अप्रैल है, जो विश्व के विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आज जन्म जयंती है। और 16 अप्रैल को बुला करके, क्योंकि जब तक सामाजिक परिवर्तन इस देश में नहीं होगा तब तक इस देश में सत्ता का परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये सिद्धांत बुद्धा ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने, ये सब उन्होंने इस सिद्धांत को लेकर चले। जब आपका सामाजिक मूवमेंट तैयार हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन होगा, और सामाजिक परिवर्तन के बाद जब सत्ता परिवर्तन होगा तो इस देश में दीर्घ काल तक आपका सत्ता रहेगी। हमारे लोग अभी ज़्यादा पुराना इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, केवल 100 साल की पहले मैं बात कर रहा हूँ। 1947 के पहले क्या व्यवस्था थी, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अभी केवल बहुत ज़्यादा होगी तो 3 पीढ़ी अब तक आई होगी। इससे पहले हमारे लोगों को ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना तो शिक्षा का अधिकार था, ना ही नौकरी करने का अधिकार था, ना ही अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार था। मतलब सारे हक अधिकार से हम लोगों को वंचित करके रखा गया था। इसके पीछे मनुस्मृति था, मनुस्मृति नाम का संविधान था। क्योंकि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, इसलिए मैं 10 मिनट, मात्र 10 मिनट, क्योंकि मुझे भी समय नहीं है, इनके ही जीवन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब उनकी पढ़ने की उम्र थी, उनको स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए लेके जाते थे तो उनका एडमिशन नहीं किया जाता था, क्योंकि वो अति शूद्र थे, अछूत थे ब्राह्मणी व्यवस्था के हिसाब से। तो इससे पहले अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों से पहले मुगलों का राज था, मुगलों से पहले इस देश में ब्राह्मणों का राज था। ब्राह्मणों का राज कैसे था? क्योंकि जब इन लोगों ने सिंधु घाटी नदी के किनारे से जब इन लोगों ने भारत में घुसपैठ किया
और यहाँ के लोगों को भोलापन देख करके उनके भोलेपन का फायदा उठाया। तो यहाँ के लोग ये लोग भिखारी के रूप में आए और यहाँ के लोगों के जब देखा गया तो भारत सोने की चिड़िया, यहाँ पर भिखारी थे ना, ये लोग कहाँ से आए, इसमें डिटेल में जाऊँगा, कम से कम 1 घंटा लगेंगे। तो इनको मजदूरी मेहनत करने के लिए यहाँ के हमारे मूल निवासी के जो पुरखा थे उनको, उन लोगों ने इनको रख लिया कि अगर तुम्हारे यहाँ अकाल पड़ गया है तो अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करने के लिए यहाँ पर हमारे यहाँ नौकरी कर लो और उससे जो पैसा निकलेगा उससे अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करना। लेकिन उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उनके थाली में खाया, उन्हीं के घर में रहे और उन्हीं के घर को कब्जा करना शुरू किया। तो साथियों, जब इनका शासन था उसके बाद मुगलों का आया, उसके बाद अंग्रेजों का आया। अंग्रेजों का आया क्योंकि मुगलों ने इनकी व्यवस्था में दखलंदाजी नहीं किया। लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है कि लोग गुलामी में एंजॉय करते हैं, हमें इनको गुलाम बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो जो इस देश पे शासन करता है उसके ऊपर हम पहले, तो जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले ब्राह्मणों को अपना गुलाम बनाया। हम तो पहले से ब्राह्मण के गुलाम थे, अंग्रेज आए तो हम लोग दोहरे गुलाम हो गए, ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम और हम ब्राह्मणों के गुलाम। तो जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडमिशन नहीं हुआ था तो वो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी कर रहे थे सूबेदार की। तो उनके रेफरेंस से अंग्रेजों के यहाँ स्कूल में एडमिशन होता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, और वो अपनी पढ़ाई करना जब शुरू करते हैं उसके बाद उनका जो है मुलाकात छत्रपति साहू जी महाराज से होता है। छत्रपति साहू जी महाराज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के टैलेंट को बहुत दूर से पकड़ लेते हैं और उनको लगता है कि शायद इस देश में एक बढ़िया लीडरशिप तैयार होने वाली है। डॉक्टर अम्बेडकर आज नहीं तो कल एक केवल समाज का, पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। तो उन्होंने, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास इतना पैसे नहीं थे कि वो हायर एजुकेशन कर ले, तो छत्रपति साहू जी महाराज बड़ौदा के राजा थे, उन्होंने इनका सहयोग किया और उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पहला स्कॉलरशिप दिया और पहला स्कॉलरशिप मात्र 200 रुपये का था। उस स्कॉलरशिप ने डॉक्टर अम्बेडकर जी की जिंदगी को ही पूरा बदल दिया। उस स्कॉलरशिप की बदौलत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पहली बार 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ने जाने का मौका मिला। जब वो अमेरिका गए 1913 में उनके सहयोग से, बड़ौदा संस्था के सहयोग से और 200 रुपये की जो स्कॉलरशिप मिली थी उसके सहयोग से 3 साल तक उन्होंने पढ़ाई किया। पहली डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के 1916 में भारत आए। उस समय भारत के इतिहास में कोई अति शूद्र समाज से एक पहला ही व्यक्ति था जो एक डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के आया था यहाँ। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ के अनुसार महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, हालांकि उनके घर की महिलाओं को भी शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। इसलिए आनंदीबाई जोशी को अमेरिका पढ़ने जाने का लिए जरूरत पड़ी थी। तो साथियों, जब 1916 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए, भारत वापस में आए और एक सम्मेलन लिया साहू जी महाराज के द्वारा। उस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जिस शोषित पीड़ित समाज में हमारा जन्म हुआ है, उस शोषित पीड़ित समाज की गुलामी को खत्म करने के लिए मैं आजीवन संघर्ष करूंगा और यदि इस मकसद में मैं नाकामयाब रहा तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों ऐसा सोचा? इससे पहले अगर बुद्धा का रेफरेंस लेते हैं तो बुद्धा की तुलना में डॉक्टर अम्बेडकर के पास कुछ नहीं था, लेकिन बुद्धा के पास राजमहल था। समाज के उत्थान के लिए बुद्धा ने राजमहल का त्याग कर दिया। हमारे लोग 1 घंटा समाज के लिए नहीं देने के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने राजमहल का त्याग किया कि इस देश में समानता वाली व्यवस्था होनी चाहिए, इस देश में ऊंच नीच व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, इस देश में इंसान को इंसान मानना ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं। जहाँ 6000 से ज़्यादा जाति के टुकड़ों में बांट दिया। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रण लिया और 1916 से लेकर के 1956 तक जो उनका जीवन संघर्ष रहा वो बहुत ही भयावह है और शायद
बहुत सारे लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत कुछ नहीं जानते होंगे, बहुत कुछ हम भी जानते होंगे, बहुत कुछ हम भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि उनके पास एक ऐसे महान शख्सियत है जिनके पास 32 डिग्री थी। भारत के दुनिया के 6 विद्वानों में से एक डॉक्टर अम्बेडकर का सबसे पहला नाम आता है। 32 डिग्री थी। इसीलिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर हमारे भारत में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। यहाँ डेली उनकी मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं। अगर अमेरिका में ऐसा हो तो तुरंत जेल में और नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। तो साथियों, कहने के लिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रण क्यों लिया? क्योंकि उन्हें बुद्धा के आंदोलन से सबक सीखा, ज्योतिबा राव फूले के आंदोलन से सबक सीखा, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज के आंदोलन से सबक सीखा। उसको देखते हुए उन्होंने प्रण लिया कि हमारा समाज जो बहुजन समाज है, ये बहुत दबा कुचला हुआ समाज है, बहुत दलदल में फंसा हुआ समाज है। इसको निकालने के लिए हमें पूरी जिंदगी कुर्बान करनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तब तक संघर्ष करूंगा जब तक कामयाबी न मिल जाए। अगर मैं इसमें असफल रहा तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। कोई भी आज हमारा बहुजन समाज जिनके संविधान लिखने के बदौलत आज का हमारा कर्मचारी अधिकारी क्या करता है, पहले अपना नौकरी बचाता है, लेकिन जिस अधिकार के बदौलत नौकरी मिला वो अधिकार को बचाने का काम नहीं कर रहा है। पहले अधिकार मिला फिर अधिकारी बने ना। संविधान में पहले अधिकार मिला, उसके बाद अधिकारी बने। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा आपकी नौकरी पिछवाड़े पर लात मार के भगा देगा, क्या कर लोगे? तो साथियों, 1932 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का गोल्ड में सम्मेलन होता है अमेरिका में, वहाँ जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे वो लोग 3 चीज निर्धारित करते हैं जो महत्वपूर्ण चीज है, वो मैं बता देना चाहता हूँ। उन्होंने उस गोल्ड में सम्मेलन में कहा था 3 चीजें को खत्म करने के लिए प्रण लिया था। इस देश से जाति व्यवस्था को खत्म करना, इस देश से वर्ण व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था को नष्ट करना और इस देश में बहुजन समाज को शासन करती हुई जमात बनाना। 1932 से लेकर के 1952 तक जब उन्होंने यह आंदोलन चलाया, उसके बाद उसकी समीक्षा की और उसकी समीक्षा करने के बाद महाराष्ट्र के सिद्धार्थ कॉलेज में 17 अगस्त 1952 में हम जैसे युवाओं को, विद्यार्थियों को कहते हैं कि मेरे नाम के जय जयकार करने के बजाय मेरे दृष्टि से जो कुछ अधूरे हुए कार्य हैं उसको पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। हम जैसे युवाओं को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि मेरे नाम के जय जयकार करने के बजाय मेरे दृष्टि से जो कुछ अधूरे हुए कार्य हैं उसको पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा देना। हमारे लोग क्या करते हैं, संविधान से शिक्षा मिला, संविधान से नौकरी मिला, सारे शोहरत दौलत सब कुछ हुआ, लेकिन उसका इस्तेमाल किस लिए किया? केवल परिवार के नाम पर किया। नौकरी आपको किसके लिए मिली? आपको नौकरी मिला समाज के नाम पर। आपको एक फॉर्म मिलता होगा, चाहे नौकरी का हो चाहे एग्जाम का हो, उसमें एक कॉलम होता है। कॉलम क्या होता है? SC से हो, OBC से हो या माइनॉरिटी से हो, होता है। जब तक आप उस कॉलम को नहीं भरोगे तब तक आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब है आपको नौकरी नहीं दी जाती है, बल्कि समाज का रिप्रेजेंटेशन बना करके आपको भेजा जाता है कि समाज का आप नेतृत्व करोगे। जैसे थाने में जाओ और थाने में आपका दरोगा नहीं होगा, SO नहीं होगा, तो क्या आपके साथ न्याय होगा? तहसील में आपका SDM नहीं होगा, तहसीलदार नहीं होगा, तो क्या आपके साथ न्याय होगा? नहीं होगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को 2 रिप्रेजेंटेटिव दिए, लेकिन हमारे लोग केवल एक तरीके के रिप्रेजेंटेटिव जानते हैं। जो नेता होते हैं उन्हीं को कहते हैं हमारे नेता हैं, यही को अपना रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। लेकिन 2 तरीके के उन्होंने दिया, एक इलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टेड। इलेक्टेड होता है 5 साल के लिए, 5 साल के बाद उसको सत्ता से बाहर भी होना पड़ता है। 5 साल के लिए समाज का नेतृत्व करने के लिए जाता है, जिसको कहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। सिलेक्टेड क्या होता है? 25 साल में आपको नौकरी दी जाती है समाज का नेतृत्व करने के लिए और 60 साल में रिटायर किया जाता है। यानी 35 साल के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। 35 साल तक आप जाओ समाज का नेतृत्व करो। जिस गांव क्षेत्र से आप दरोगा, SP, SDM, DM बनकर गए हो, उस गांव की ओर पहले देखो, उस गांव का पहले तरक्की
करो, फिर उसका शहर का तरक्की करो।